हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब है हमारे पास टी थिकनेस की, तो उसमें से यदि लाइट पास होती है तो क्या होता है। तो जब भी कोई लाइट रेज आपकी ग्लास स्लैब में से पास होती है तो यहाँ पे देखो हमने लिया क्या है। यहाँ पे यदि मैं आपको बात करूँ तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक रेक्टेंगुलर स्लैब ली है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है, ठीक है। साथ ही हमने इसकी जो थिकनेस है वो क्या स्टूडेंट्स दी हुई है, टी दी हुई है। और यहाँ पे यदि हम बात करें कि यहाँ पे जो लाइट रे आ रही है तो वो कितना एंगल बना रही है, एंगल आई बना रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के बाद में ये जो एंगल बना रही है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो जब भी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। और यहाँ पे ये जो एंगल बनाएगी वो एंगल बनाया है इसने आप। जैसे स्टूडेंट ये कौन सा हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करें ग्लास बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो जो आपकी रे है वो नॉर्मल की तरफ क्या हो चुकी है स्टूडेंट्स, बेंड हो चुकी है। यहाँ पे हम कह रहे हैं व्हेन इट इमर्ज थ्रू ए ग्लास स्लैब इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो ये क्या हो जाती है, जब यहाँ से पास होती है इस ग्लास स्लैब में से तो वो इस इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है। देखियो किस तरह से मैं समझाता हूँ। तो जब भी कोई लाइट की रे किसी ग्लास स्लैब में से पास होती है तो वो जो इंसिडेंट एक्चुअल इंसिडेंट रे है ना, तो इससे पास होने के बाद वो एक्चुअल इंसिडेंट रे के पैरेलल में निकलती है, ना कि उसी के अंदर नहीं निकलती, इसके पैरेलल में निकलती है, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। ये जो रे आई थी उसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो क्योंकि आपको पता है रेयर से डेंसर में आई, बैंड हो गई, डेंसर से रेयर में जाएगी तो बड़ा दूर हो जाएगी, लेकिन वो इसी लाइन पे नहीं जाएगी जिस लाइन पे वो पहले जा रही थी। तो हर एक चीज़ क्या हो जाती है, लैटरल शिफ्ट हो जाती है, हर एक रे शिफ्ट हो जाती है थोड़ा सा। और यहाँ पे हम उसी की स्टडी करने वाले हैं। ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द पैरेलल साइड ग्लास स्लैब इमर्ज आउट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, कि वो किसी ग्लास स्लैब में से कोई भी लाइट रे निकलती है तो वो जिसमें जैसे जानी चाहिए थी उसके क्या हो जाती है, पैरेलल में निकलती है। ओके स्टूडेंट्स, पैरेलल में निकलती है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम निकालते हैं कि शिफ्ट कितना हुई। इस शिफ्ट को हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लैटरल शिफ्ट। अब हम निकालने वाले हैं कि शिफ्ट कितना हुई। ये पैरेलल तो जा रही है लेकिन ये इससे कितना शिफ्ट हो गई, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था लेकिन वो गई ऐसे इतना दूर डिस्टेंस पे, तो हम ये डी की वैल्यू ही निकालने वाले हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, ये आई है मेरे पास, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है तो ये भी रिफ्रैक्टेड एंगल है, इसको मैं इमर्ज्ड एंगल बोल रहा हूँ, ई से मैंने डिनोट कर दिया। ये इमर्जेंट रे हो गई जो बाहर निकल रही है, सिंबल से बता देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये वाला एंगल आई है, तो आपको पता है यदि ये एंगल आई है तो ये भी कितना होगा, आई। तो ये पूरा आई है तो इधर वाला पूरा भी आई होगा। तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो ये आर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। यहाँ पे एंगल का साइन बना देता हूँ, एंगल आई माइनस आर। ये वाला एंगल कितना हो गया, आई माइनस आर। अच्छा स्टूडेंट, मैंने ये जो लेटरल साइड शिफ्ट निकाला है मैं कैसे निकालूंगा, किसी दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उनकी पैरेलल डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है। तो यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला तो मैंने देखा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने क्या डी से डिनोट कर दिया। कोई भी दो पैरेलल साइड है उनके बीच की डिस्टेंस मुझे निकालनी है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको निकालने के लिए मैं परपेंडिकुलर डालूंगा। तो मैंने परपेंडिकुलर डाला इस वाली साइड पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल पी एस आर, या ट्राइंगल, हाँ ट्राइंगल पी एस आर। यदि मैं इस ट्राइंगल की यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इस वाले ट्राइंगल में आप देख पा रहे हैं यदि मुझे साइन थीटा यहाँ से निकालना है, साइन आई माइनस मुझे आर निकालना है, ठीक है। तो मैं किस तरह से निकालूंगा, तो पी एस आर या पी आर एस कुछ भी लिख दीजिए आप इसको, एंगल पी आर एस। तो यहाँ पे देखिए आप पी आर एस, तो यहाँ पे यदि मुझे साइन थीटा निकालना है, साइन आई माइनस आर निकालना है, क्योंकि मुझे तो मेनली ये डी निकालना है। तो साइन आई माइनस आर होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो इसका यहाँ पे क्या हो गया, डी, और हाइपोटेनियस क्या हो गई, या फिर आप एक बार लिख लीजिए आर एस, और हाइपोटेनियस कितनी हो गई, पी आर। और आपको पता है आर एस की वैल्यू जो है वो डी है, पी आर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई एक तरीके से,
ठीक है स्टूडेंट्स। अब लेकिन मुझे पी आर की वैल्यू भी नहीं पता, तो पहले मैं पी आर की वैल्यू भी निकालूंगा। तो पी आर की वैल्यू निकालने के लिए जो मैं ट्राइंगल काम में लूंगा वो मैं ले लूंगा ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो आपको दिख रहा है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में यदि मैं रिलेशनशिप निकालूं कि जिसमें पी आर भी आ जाए और जो चीज़ मुझे पता हो वो पता हो, और एक मुझे पी क्यू मिल जाए, क्योंकि पी क्यू मुझे पता है थिकनेस है, तो मुझे पी आर के बारे में तो कुछ नहीं पता, तो मुझे पी आर को बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं पी आर के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, तो मैं पी आर को चेंज कर लूंगा जो चीज़ें मुझे पता है। तो मुझे पता है थिकनेस और आर, और मुझे पी आर में रिलेशन निकालूंगा। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में यदि मैं कॉस थीटा कॉस आर देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि कॉस आर होता क्या है, आपका बेस, कॉस आर होता है आपका बेस अपॉन आपका हाइपोटेनियस। तो बेस तो हो गया आपका बेटा पी क्यू, और आपकी जो हाइपोटेनियस हो गई वो हो गई पी आर। यस स्टूडेंट्स, तो कॉस आर इजिकल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर। ये बात तो आप सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ से यदि मैं आपके स्टूडेंट्स पी क्यू की वैल्यू मुझे नहीं, पी आर की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पी क्यू पता है कितना है, कॉस आर इजिकल्स टू पी क्यू मेरे पास कितना है टी अपॉन पी आर, और यहाँ से मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास टी की वैल्यू पी आर की वैल्यू निकल के आती है टी कॉस आर। यस स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने कॉस आर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, तो आपके टी इसकी वैल्यू मैंने आपकी निकाल ली है पी आर की, और वो आ गई अपॉन टी अपॉन कॉस आर। तो स्टूडेंट्स हम इसको क्या कर देंगे, इस ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये इस वाले फॉर्मूले में पी आर की वैल्यू यदि हमने पुट करी तो देखिए यहाँ पे हो गया साइन आई माइनस आर इजिकल्स टू डी। पी आर की वैल्यू वाली पुट करूंगा तो टी तो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस आर। यदि मुझे डी निकालना है तो बाकी सबको मैं एक तरफ शिफ्ट करूंगा और यहाँ से मैं निकाल पाऊंगा डी इजिकल्स टू साइन टी, इधर मल्टीप्लाई कर दो साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो स्टूडेंट्स ये आपका निकल गया लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला, ये आपका निकल गया कि लेटरल शिफ्ट कितनी हो रही है, कितनी शिफ्ट हो रही है इधर से इस साइड में। तो आप आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक बार मैं दोबारा थोड़ा सा समझी कर देता हूँ। हमने एक ग्लास स्लैब लिए, यहाँ से इंसिडेंट हम रे डाल रहे हैं, इंसिडेंट रे हमने डाली तो हमने देखा कि वो इसके जैसे को जानी चाहिए तो उसके पैरेलल गई, क्योंकि हमने देखा कि वो पहले बेंड हो जाएगी और बेंड होने के बाद आपसे बेंड अवे हो जाएगी। तो कोई भी लाइट रे क्या होती है कि अब जो उसकी इंसिडेंट रे है उसकी क्या हो जाती है, जब भी वो बाहर निकलती है उसके पैरेलल हो जाती है इंसिडेंट रे के। तो हमें वही निकालना है कि वो कितनी शिफ्ट हो गई। वो शिफ्ट होने के लिए मैंने एक तो ये ट्राइंगल लिया, ये वाला, क्योंकि मुझे पता है जो शिफ्टिंग होती है वो क्या होती है, दो पैरेलल साइड के बीच की मुझे डिस्टेंस निकालनी है, तो वो उनके बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होगी। तो ये मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली दोनों रेस के बीच में, तो ये मुझे निकल के आ गई डी, और मैंने इसमें फार्मूला लगा दिया साइन आई माइनस आर, और यहाँ से मैंने निकाल लिया कि साइन आई माइनस आर कितना होगा, आर एस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी आर, ये मैंने निकाल लिया। तो मुझे डी, तो आर एस को मैंने डी लिख दिया, मुझे पी आर नहीं पता, लेकिन मुझे इस पी आर को हटाना पड़ेगा। तो पी आर हटाने के लिए मुझे ऐसी क्वांटिटी चाहिए जो कि क्या हो, पी आर को रिप्लेस कर दें। तो मैंने देखा ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर इजीली रिप्लेस हो रहा है, किससे, टी अपॉन कॉस आर से, और मैंने अब कुछ भी नहीं किया, बस पी आर की वैल्यू पुट करी। तो पी आर की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो टी तो नीचे रह जाएगा, ठीक है, टी और कॉस आर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से मैंने डी की वैल्यू निकाल ली, आपके पास निकल के आ गया लेटरल शिफ्ट। तो स्टूडेंट्स आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो आइए। तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे नॉर्मल शिफ्ट के बारे में कि नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। अच्छा, आप सभी ने देखा होगा कि कई बार हमें जो भी कोई वाटर टैंक होता है उसका जो बॉटम होता है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। इसी तरह से जो फिश वगैरह यदि हम उसमें किसी चीज़ को देखें वाटर के अंदर, वो हमें एक्चुअल पोजीशन पे ना दिख के, उसकी रियल पोजीशन पे ना दिख के हमें अलग पोजीशन दिखाई देती है, थोड़ा वो अलग, हम अपीरेंट हाइट बोलते हैं उसे, हमें अपने अकॉर्डिंग उस थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देती है। तो उसका रीजन आज हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिएगा, तो हम बात करते हैं कि मान लीजिए हम एक फिश से जो रे निकल के, ठीक है, हमारी आई में जा रही है और इस तरह से वो बेंड हो, ये डेंसर मीडियम है और डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, बेंड अवे हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, और इस तरह से हमारी आँख के ऊपर आईज के ऊपर आई। तो ये क्या होता है, जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमने इसको जब आगे बढ़ाया, क्योंकि रे तो ऐसे मुड़ी हुई नहीं दिखाई देगी,
हमें क्या होती है, आगे जब हमने इसको बढ़ाया तो हमें ये फिश जो है वो यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये इसकी एक्चुअल पोजीशन ना होके, तो हमने एक टैंक, अब हम इसको एनालिसिस करने के लिए हमने एक टैंक ले लिया, और टैंक लेने के बाद में हम यहाँ पे एक फिश को एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं। तो कंसीडर ए टैंक फिल्ड विद वाटर, जिसको पानी से हमने भर दिया है, और यहाँ पे जो ओ है वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाटर टैंक डेप्थ जो इसकी है वो CO है, इसकी जो गहराई है ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट की जितनी गहराई में है उसको हमने CO से डिनोट कर दिया। ऑब्जेक्ट इज नोन एज द रियल डेप्थ, और ये क्या हो जाएगी, रियल डेप्थ हो जाएगी। ये रियल डेप्थ है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन है उसकी फिश की। ठीक है, एंड CI, और यहाँ पे जो आपको CI दिख रहा है जो कि हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम जो स्टूडेंट्स बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो अब हम इस एपरेंट डेप्थ को निकालने वाले हैं कि एपरेंट डेप्थ कितनी होगी, CI कितनी होगी। अच्छा, इसको निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे एंगल I है, यदि एंगल I, ये एंगल I है तो ये भी एंगल I हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल साइड हैं, और पैरेलल साइड में इस तरीके के बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी तरह से ये R है तो एंगल R हो जाएगा, ये वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेलल साइड्स में। तो ये एंगल I है तो ये एंगल I हो गया, ये एंगल R है। तो अब हमें डेप्थ निकालनी है, तो डेप्थ देखिए हम किस तरह से निकालेंगे। तो डेप्थ निकालने के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ट्राइंगल चूज करेंगे। तो ट्राइंगल जो हम सबसे पहला लेंगे डेप्थ निकालने के लिए, इसके एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए, तो हमने जो फर्स्ट ट्राइंगल लिया है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल OCA, ट्राइंगल OCA। अच्छा, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी एपरेंट डेप्थ निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक यहाँ पे यदि फार्मूले की बात करें तो जो आपका फार्मूला होगा स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो बन जाएगा A म्यू W, कि वाटर का, क्योंकि फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम वाटर है, तो वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जाएगा sin I अपॉन sin R। अच्छा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरे पास sin I और sin R की वैल्यू नहीं है, और इस sin I और sin R की वैल्यू निकालने के लिए ही मैंने ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, ट्राइंगल OCB। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ट्राइंगल OCB की यदि मैं बात करूं, देखिए इसको मैंने O माना है, ये C माना है। ठीक है, OCA होगा, OCA, तो क्योंकि इस पॉइंट को हमने A डिनोट किया ना, OCA, तो यहाँ पे हम बात करें ट्राइंगल OCA, तो ट्राइंगल OCA में आपको दिख रहा है, यदि मैं किस किस के sin I निकालना चाहूँ, sin I, तो ये एंगल I आपको दिख रहा है, तो sin I हो क्या जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो जाएगा AC, हाइपोटेनियस जो आपकी बन जाएगी वो बन जाएगी AO। तो आपकी इक्वेशन 1 आ गई इसमें रखने के लिए। इसी तरह से हम sin R निकाल लेंगे। ट्राइंगल, आपकी बार जो हम ट्राइंगल लेट करेंगे तो इसमें R वाला डिनोट नोट करेंगे, तो R वाले के लिए हम देख सकते हैं OIA। यहां से हम जब यही sin R निकालेंगे तो हमारे पास sin R क्या निकल के आएगा, वही आपका परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेनियस AI। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन, इस स्टार इक्वेशन या कुछ भी बोल दिए इसमें पुट करते हैं, तो देखेंगे हम A म्यू W, sin I की वैल्यू पुट करी AC अपॉन AO अपॉन AC अपॉन AI। यहाँ पे हमने देखा AC से AC कट गया, ये दोनों एक दो चेंज हो जाएंगे। AI अपॉन AO। जैसे स्टूडेंट्स ये हमने यहाँ से निकाल लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन हमें तो किसकी क्या हमारे पास जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, वो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स हमारा एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ पे एपरेंट डेप्थ से रिलेटेड कुछ आना चाहिए जो कि अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि यदि ये वाला एंगल बहुत छोटा है, या फिर हम कह सकते हैं A और C पॉइंट के बीच के डिस्टेंस बहुत कम है, तो आपका यहाँ पे जो AI है, AI वो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा CI के। ठीक है, जो आपका AI है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा CI के। इसी तरह से आपका ये जो AO है वो
अप्रोक्सीमेट इक्वल रहेगा CO के। ये मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिए कि यदि A और C पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं तो हम क्या कर सकते हैं, AI तो वो हो जाएगा CI के, और AO जो हो जाएगा वो CO के अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यदि दोनों के बीच में एंगल बहुत छोटा सा है तो उस कंडीशन में दोनों कंडीशन इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इनकी जगह। तो यहाँ से हम देख पाएंगे A म्यू W इजिकल्स टू AI, और AI की जगह मैं आपकी बात क्या रख सकता हूँ, CI, और AO इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, CO। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक जो बात हम ध्यान देने योग्य है वो क्या है कि यहाँ पे जो आपने म्यू A म्यू W लिखा है इसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या लिख सकते हैं, A CI अपॉन CO। ओके, और म्यू वाटर को मैं म्यू से डिनोट कर देता हूँ, तो ये हो गया म्यू जो कि इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू A जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया CI अपॉन CO। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसको तो हमने एप्रिएंट डेप्थ बोला था और इसको रियल डेप्थ। तो एक रिलेशनशिप आ गया कि हमें यदि रियल डेप्थ पता है और म्यू पता है, क्या पता है, म्यू मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसकी एप्रिएंट डेप्थ कहाँ पे बनेगी, वो हमें कहाँ पे दिखाई देगा, उसकी हाइट हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें रियल डेप्थ पता है उसकी, हमने कैलकुलेशन से रियल डेप्थ निकाल ली है, और हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है किसका, उस लिक्विड का जिसमें वो रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसकी हम क्या निकाल सकते हैं, एप्रिएंट डेप्थ निकाल सकते हैं। हम उसकी जो न्यू इमेजिनरी पोजीशन है जो हमें दिखाई दे रही है वो पोजीशन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नॉर्मल शिफ्ट कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी डेंसर मीडियम में होता है तो हमें थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है, और वो शिफ्टिंग कितनी हुई यहाँ से हमने निकाल ली कि वो इतना है। अब यदि वो पूछे कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है तो आप पहले ये निकाल लें और उन दोनों के बीच में क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसके बाद जो यहाँ पे आपका बनता है, अच्छा हमें यहाँ पे जो निकालना था वो नॉर्मल शिफ्ट निकालना था। तो नॉर्मल शिफ्ट हम कैसे निकाल सकते हैं कि इसकी रियल डेप्थ कितनी है और इसकी एप्रिएंट डेप्थ कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि ये वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट। यही हमारे टॉपिक का नाम था। तो नॉर्मल शिफ्ट यदि मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, रियल डेप्थ माइनस एप्रिएंट डेप्थ, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस मैंने निकाला वो मेरा नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा। और आपको पता है कि यदि मैंने x लिखा इसे तो रियल डेप्थ जो आपकी है वो CO माइनस एप्रेंट डेप्थ जो आपकी है वो CI, और यहाँ से यदि मैंने CO कॉमन लिया तो बन गया 1 माइनस CI अपॉन CO। अच्छा 1 माइनस, यदि मैं इसको उल्टा कर दूँ तो इसको 1 अपॉन म्यू लिख पाऊंगा, तो CO 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। और यहाँ पे जो XCO है, CO को यदि मैंने जो इसकी जो एक्चुअल हाइट है यदि मैंने वो T कंसीडर कर ली, T रियल जो डेप्थ है वो यदि T है तो मैं यहाँ पे XCO की जगह T लिख देता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या निकाल लिया कि ये ऑब्जेक्ट हमें कितना शिफ्ट हुआ दिखाई देगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया होगा। तो ये हम निकाल सकते हैं, नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं इसे, और हमने निकाल लिया x इक्वल्स टू t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स ये टॉपिक समझ में आया होगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। नॉर्मल शिफ्ट उसकी रियल डेप्थ और एप्रिएंट डेप्थ के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो हमने रियल नॉर्मल शिफ्ट बोल दिया। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस इससे न्यूमेरिकल्स भी छोटे बन जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखें, वीडियोस को पूरा देखा करें, डेली काम किया करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।